आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज जो है हम सब क्लास 10th का इकोनॉमिक्स है, इसको इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का हम सब जो आज है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये जो है मेरा जो है ये जो वीडियो है ये आप लोग देख रहे हैं द वैशाली बुक चैनल पर देख रहे हैं। और देखिए ये जो पहला इसमें दूसरा चैप्टर का हम आज जो जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर का नाम क्या है। तो पहले देखिए चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि राज्य एवं राज्य मतलब का एगो राज्य होता है, एगो राष्ट्र, राष्ट्र माने पूरा देश। तो राज्य एवं राष्ट्र के आय को हम सब देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर है दूसरा। और चलिए अति लघु क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन बाबू देखिए क्या करें। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्य के घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, यानी कि बिहार राज्य के घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। तो इसमें हो जाएगा कृषि बाबू, और सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, राइट आंसर। दूसरा है बिहार राज्य की वर्तमान विकास दर कितनी है। तो बिहार राज्य की वर्तमान विकास दर 14.5% बिहार राज्य के विकास दर है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय क्या है, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए इसका डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि कह रहा है किसी एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस प्रकार से हमसे डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए देखिए दूसरा है चौथा, देखिए बाबू का चौथा कह रहा है राष्ट्रीय आय का सर्जन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रीय आय का बाबू सर्जन किस प्रकार से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सर्जन वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा होता है। क्योंकि क्या दिख दे तो यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा राष्ट्रीय आय का बाबू सर्जन होता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्यों कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय के साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्यों कहते हैं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बाबू। तो इस प्रकार से मेरा आंसर होगा राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। इसमें उत्पादन के कारणों द्वारा अर्जित आय को शामिल किया जाता है। और इसमें जो है ना उत्पादन के जो जहाँ से उत्पादन होता है उसको भी सम्मिलित किया, जैसे कि भूमि से उत्पादन होता है, श्रम लगता है, उसमें पूंजी। मान लेते हैं आप कोई फसल रोपे हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो मुख्य चीज़ उसमें क्या है, फसल कहाँ रोपिएगा तो भूमि पर। और भूमि पर जब फसल रोपिएगा तो उसमें क्या आप मेहनत कीजिएगा ना, तो ओकरे जो चाहे कोई जन को लगाइएगा, जिसको हम सब जन बोलते हैं, चाहे मजदूर बोलते हैं, उसको लगाइएगा। तो ओकरा कथी दीजिएगा, मजदूर को श्रम दीजिए, यानी कि जो काम करे उसको बदले पैसा दीजिएगा। तो श्रम, उसके बाद पूंजी। आप फसल रोपेंगे तो फसल के लिए बीज कहाँ से लाइएगा, तो उसमें पूंजी लगाइएगा ना। तो चाहे खेत जुतवाना होगा तो पहले पूंजी। तो ये से तीनों चीज़ को शामिल किया जाता है, इसमें कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे हमसे आंसर। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 6ठा नंबर को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किन संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किन संस्था द्वारा बाबू की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसका संगठन नहीं, अगर कभी संगठन ना हो आंसर में तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम लिखिए, कार्यक्रम के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका शॉर्ट नाम है CSB। इसका शॉर्ट नाम वो क्या है, CSB। C से केंद्रीय, S से सांख्यिकीय, B से संगठन। चलिए देखिए और 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। और देखिए प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं बाबू। तो इसका इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। प्रति व्यक्ति आय से हम यह समझते हैं कि जब देश की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल आता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि कह रहा है जब देश की देश की जो राष्ट्रीय आय है ना, उसमें क्या कर देंगे,
भारत की जो पूरी जनसंख्या है उससे भाग देने के बाद जो भागफल आता है वही हमारा क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आय हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और पांचों सदस्य जो है ना, आप क्या किए, मिलकर जो है ना कितना पैसा कमाए। मान लेते हैं आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य जो है पूरे मिलकर जो है अगर कमाए हैं 1000 रुपया, तो 1000 रुपया में ना 5 सदस्य जो होगा वो 5 से भाग दे देंगे और जो भागफल यानी कि जो जितना आएगा भागफल कितना 200 रुपया आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके सदस्य के प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। यानी कि हर एक सदस्य कितना कमा रहा है, तो 200 रुपया कमा रहा है। इसका एक फार्मूला होता है जो इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर एक फार्मूला है। देखिए यहाँ पे हमको दे रखे हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय आय बटा, इस प्रकार से लिखेंगे राष्ट्रीय आय, एक बटा के जो है ना इस प्रकार से लिखते हैं राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या और जो इधर आएगा वही जो हमारा कहते होगा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूले से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, भले आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण क्या है। और देखिए बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय उसके कम होने का कारण क्या है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम होने का प्रधान कारण के यह है कि देखिए, और बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय उसके प्रधान प्रति व्यक्ति आय कम होने का कारण प्रधान कारण यह है कि कृषि की पिछड़ती हुई अव्यवस्था और कृषि की जो पिछड़ती हुई अव्यवस्था तथा राज्य में उद्योग धंधे का अभाव। और देखो कृषि जो है ना यहाँ पे, मतलब कृषि जो है यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है ना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, चाहे वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे खेती नहीं हो पाता है बिहार में। उसके बाद है राज्यों में उद्योग धंधे का अभाव, और बिहार राज्य में ना आप लोग जानते हैं कोई बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं है, उसके वजह से बिहार कहते हैं पिछड़ा हुआ है। इसके फलस्वरूप बिहार का राज्य घरेलू उत्पाद बहुत कम है। और इसके फलस्वरूप क्या है, बिहार का राज्य घरेलू उत्पाद बहुत कम है और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। सबसे बड़ा इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे कृषि की पिछड़ती हुई अव्यवस्था और कृषि की पिछड़ती हुई अव्यवस्था और राज्य में उद्योग धंधे की अभाव की वजह से जो है ना बिहार जो है ना बिहार के व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। और इसका एक और कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी प्रति व्यक्ति आय कम है। चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और किस जिले की सबसे कम। तो देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और शिवहर जिले की सबसे कम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करती है। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करती है, और राष्ट्रीय आय में जब वृद्धि होगा तब प्रति व्यक्ति आय को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। चलिए अब लघु तरीके के प्रश्न के देखिए 1 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर कह रहा है राज्य घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस प्रकार से देखेंगे आंसर। यहाँ पे राज्य लिखा था, राज्य घरेलू उत्पाद से हम यह समझते हैं कि किसी राज्य में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इस यानी कि मतलब राज्य घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं, यानी कि एक राज्य में किसी राज्य के एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य को राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए इसमें आंसर। दूसरा नंबर का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में अंतर बताएं। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे राज्य घरेलू उत्पाद किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तो इस प्रकार से लिख देंगे पहला। दूसरा देखिए इसमें प्रथम क्रिया कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि शामिल होते हैं। ये दूसरा हो गया इसका सही राज्य घरेलू का। उसके बाबू आ जाते हैं सकल घरेलू का, में देख लेते हैं एक को। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में
में से व्यय के इन मुद्दों को हटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राज घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें ना व्यय, जो आप लोग जितना पैसा जो लगाते हैं कृषि में चाहे कोई भी क्षेत्र में, उसको निकालने के बाद जो बच जाता है मुनाफा, ओकरे बोलते हैं शुद्ध राज घरेलू उत्पाद। दूसरा है इसमें यह राज्य के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय और उनके जीवन स्तर पर निर्भर करती है। और वहाँ जो है ना, ये जो है शुद्ध राज घरेलू उत्पाद वहाँ के नागरिकों और प्रति व्यक्ति आयों के जीवन पर निर्भर करती है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर। देखिए बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन के आंसर तो नहीं लिख पाए, इसको अब नेक्स्ट वीडियो आपको बता देंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन के देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कुल घरेलू उत्पाद क्या है। कुल घरेलू उत्पाद क्या है, तो चलिए देखते हैं। कुल घरेलू उत्पाद एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। उसे कुल राज घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी कि एक लेखा वर्ष में, यानी कि देखिए किसी राज्य के भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है राज घरेलू उत्पाद। चलिए देखिए 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर कह रहा है कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर कीजिए। कुल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर करना है, तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। 1 नंबर में कुल राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश के एक वर्ष के अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे पहला। और देखिए इसी का दूसरा देखिए इसमें, और इसका देखिए सकल घरेलू का देखिए, बोले शुद्ध का देखेंगे तो यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए, लेकिन गलती लिखा गया है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित अवधि में देश के संपूर्ण उत्पाद का मौद्रिक मूल्य होता है। तो एक दोनों का अंतर लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा अपना। चलिए देखिए 6 नंबर को देखिए। 6 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय आय की माप में क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। और राष्ट्रीय आय की जो माप होता है उसमें क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, तो पहला कठिनाई दोहरी गणना की संभावना रहती है। यानी कि उसमें जो दोहरी गणना की क्या होती है, संभावना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं किसी वकील का वेतन जो है 25,000 रुपया है, और 25,000 रुपया जो है ना वो 25,000 रुपया मैंने जो वकील जो है ना एक नौकर रखा है, तो जो नौकर रखा है तो नौकर का कुछ ना कुछ वेतन होगा, मान लेते 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया जब वेतन होगा तो वकील वो अपने ही वेतन में से ना उसको देगा। तो इसके वजह से क्या होगा, यानी कि जब इसमें जब काउंट होगा, जब राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा तो वकील का भी आय जोड़ा जाएगा, और उस व्यक्ति का जो नौकर रखा था उस व्यक्ति का भी आय अगर जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, दोहरी गणना हो जाएगा। तो इसके वजह से दोहरी गणना की समस्या होती है। दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव होता है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली का इसमें अभाव होता है, दूसरा कठिनाई। तीसरा है पर्याप्त एवं विश्व स्तर पर आंकड़ों की कमी, और पर्याप्त एवं विश्व स्तर पर जो है ना इसकी आंकड़ों में कमी होता है, इसके कारण के ये सब कठिनाइयाँ हैं। चलिए देखिए लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। 7 नंबर देखिए, कह रहा है राज्य की राष्ट्रीय आय का अनुमान बताएं। राज्य की राष्ट्रीय आय का अनुमान बताएं क्या योजना काल में हमारे राष्ट्रीय आय वृद्धि हुई थी। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान अभी जो है भारत की राष्ट्रीय आय कितना हुआ है 296.58 लाख करोड़ रुपए हैं। और योजना काल के समय भारत की राष्ट्रीय आय में 8 गुना वृद्धि हुई थी। कितना गुना, तो 8 गुना योजना काल में वृद्धि हुई थी। चलिए, मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह और ये मेरा चैनल का नाम है द वैशाली बुक। अब इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने संबंधियों के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।